एपिसोड 6 साम्राज्य। हाँ मालिक, सेनापति जी ने यह फैसला सुना दिया है कि पूरे आर्यनगर में अगर आप कहीं भी दिखाई दे तो आपको तुरंत मार दिया जाए। मुनमुन ने चेहरे पर चिंता और डर के भाव लिए फिर से कहा। वहीं आर्यन ये सुन हैरान था कि सेनापति विक्रम सिंह, जो कि उसे इतना चाहते थे, वो बगैर उसकी कोई बात सुने ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हैं। पर जो वजह सेनापति को बताई गई थी वो काफी बड़ी थी। किसी शख्स पर आर्यनगर के सेनापति अध्यक्ष की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप होना और खुद सेनापति की पत्नी के साथ वैसी बदतमीजी करने की सजा मौत हो सकती थी। पर आर्यन को मलाल इस बात का था कि सच्चाई जाने बगैर, उससे बात किए बगैर पूरा आर्यनगर सेनापति विक्रम सिंह जी उसे दोषी मान रहे थे और उसे जान से मार देने का ऐलान। सामने जलती आग पर हाथ सेकते आर्यन के चिंताग्रस्त चेहरे ने फिर मुनमुन की तरह हैरानी से देखा। पूछा, पर फैसला सुनाने का हक तो सिर्फ आर्यनगर की देखरेख करने वाली चिन्नम्मा के पास ही है ना मुनमुन? तो सेनापति जी कैसे मेरी कोई भी बात सुने फैसला सुना सकते हैं? बिल्कुल मालिक, फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ चिन्नम्मा को है। पर शायद आपको पता नहीं, चिन्नम्मा पिछले कई दिनों से राजधानी में है और इसलिए उनकी गैर हाजिरी में आर्यनगर की सैन्य छावनी का हर फैसला सुनाने का हक अपने आप सेनापति अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के हक में आता है। और यकीन मानिए मालिक, सेनापति जी की बेटी लायला और उस दुष्यंत ने उनके जिस तरह कान भरे हैं, उसके बाद खुद सेनापति आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। ये सुन परेशान हुआ आर्यन अपनी जगह से उठ अनंत आसमान में देख जैसे पल भर को कहीं खो गया था। जहां सेवक मुनमुन को लग रहा था कि उसके मालिक सेनापति जी के इस फैसले से उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र से दुखी हैं, तो वहीं आर्यन जैसे अपने ही अंदर किसी से बात कर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई और ही शख्स खुद में बड़बड़ा रहा हो। इसका मतलब है ग्रीवा एक और ब्रह्मांड, एक और जीवन की मौजूदगी के बारे में सही थे। अपनी दुनिया से अलग बसी इस दुनिया में वाकई में यहां इस नए शरीर में हूं। हमारे लोगों के अलावा भी दुनिया में जीवन है। ये सब है ग्रीवा सही थे। उनकी अलग दुनिया होने वाली वो बात भी सही थी। आर्यन के अंदर बड़बड़ाता ये दूसरा शख्स जैसे कुछ हो रहा था, उससे हैरान था। तो वहीं अपने मालिक आर्यन को इस तरह दुखी होकर आसमान की तरफ देखते मुनमुन के मन में इस समस्या का बस एक ही हल था, अपने मालिक की बेगुनाही साबित करने का। उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर उनका यह दुख मिटाने का सिर्फ एक ही जरिया था, और वो थी चिन्नम्मा। चिन्नम्मा एक सुलझी हुई स्त्री है। राजधानी जाकर उन्हें उस चालबाज दुष्यंत और दुष्ट लायला के बारे में अगर सच बता दिया जाए तो हो सकता है वो सेनापति अध्यक्ष के इस फैसले को पलट दे और मालिक फिर से निर्दोष साबित हो जाए। इसके अलावा मुनमुन के सामने कोई चारा न था। नहीं नहीं, मालिक की बेगुनाही साबित करने से पहले ही दुष्यंत और वो सभी सिपाही मालिक को मार डालेंगे। नहीं नहीं, मालिक की बेगुनाही साबित करने से पहले ही दुष्यंत और वो सभी सिपाही मालिक को मार डालेंगे। इसी चिंता से परेशान मुनमुन अपने मालिक के लिए फिक्रमंद था। आर्यन से सिर्फ 1 साल बड़ा मुनमुन मंद बुद्धि और भारी शरीर होने के कारण सेना में तो भर्ती नहीं हो पाया, पर अपने देश, अपने राज्य की सेवा के लिए मुनमुन ने एक सेवक बनकर सिपाहियों की, योद्धाओं की सेवा करके अपने देश प्रेम को कई सालों से निभाया है। वहीं आर्यन के साथ तो वो बचपन से ही सैन्य मोर्चे में एक सेवक के रूप में सहायक रहा है। आर्यन के साथ उसके माता पिता के ना होने के कारण भोला भाला मुनमुन अपने मालिक के लगभग सभी काम कर दिया करता था। अपने मालिक के लिए वफादारी के मामले में मुनमुन वाकई एक मिसाल था। दूसरी तरफ जहां आर्यन के पिता के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो वहीं आर्यन की मां को इस विशाल मृत्युंजय साम्राज्य में महाविदूषिका यानी महाज्ञानी की उपाधि से खुद महाराजा नरसिम्हा ने नवाजा था, और इसी के साथ राजधानी की महान प्रयोगशाला का कार्यभार भी महाराजा नरसिम्हा ने आर्यन की मां को दे दिया था। सो इस जिम्मेदारी को पूरा करती आर्यन की मां उससे दूर राजधानी में ही रहती थी। बात करें इस विशाल मृत्युंजय साम्राज्य की, तो इसके नियम कानून आसपास के सभी राज्यों से ज्यादा कठोर थे, और इसकी वजह खुद महाराजा नरसिम्हा थे, जिनका मिजाज तपते सूरज और कड़कती बिजलियों से कम खतरनाक नहीं था। उसी का परिणाम था कि आर्यनगर जैसी कई छावनियों, नगरों, गांव और राज्यों से बना महामृत्युंजय साम्राज्य आज के कश्मीर से लेकर उत्तराखंड की तलहटी इलाकों तक और उत्तर में तिब्बत से शुरू होकर आंध्र के महान पर्वतों तक फैला था, जहां कई सेनापति अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यवाहक मंत्री,
महाराजा द्वारा जगह की देखरेख के लिए लगाए गए थे। और खास बात यह थी कि राजा द्वारा नियुक्त किए सभी मंत्री, सेनापति, अध्यक्ष कहीं ना कहीं से राज परिवार का ही हिस्सा थे, जिन पर कि राजा को सबसे ज्यादा भरोसा था। आर्यनगर की कार्यवाहक मंत्री चिन्नम्मा भी इनमें से ही एक थी। और यही बात सोचकर मुनमुन को लगा कि अगर चिन्नम्मा को सारा सच किसी तरह बता दिया जाए तो उसके मालिक आर्यन के सर पर आई ये भयानक मुसीबत, सेनापति विक्रम सिंह का सुनाया वो मौत का फरमान पलटा जा सकता है। यही सोच मुनमुन चुटकी बजाता हुआ बोला, मालिक, मैं जानता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे सारी मुसीबत झट से आपके सर से टल सकती है। हम ऐसा करेंगे कि मैं राजधानी जाकर मुनमुन जहां अपनी योजना के बारे में आर्यन को बता रहा था, तो वहीं आर्यन अभी किसी सोच में उलझाकर बार बार खुद ही मन ही मन कह रहा था, इसका मतलब हैग्रीवा की कही सारी बातें सच्ची हैं। ये नई दुनिया, नया जीवन, नया शरीर। पर तभी आर्यन के इन विचारों को तोड़ता हुआ मुनमुन आर्यन के कान के ठीक पास आ चिल्लाकर बोला, और तब तक आप यहीं रुकिएगा, मैं आता हूं राजधानी में चिन्निमा को सब बताकर, ठीक है? अपने कान में हुए इस भयानक शोर से झल्लाए आर्यन ने मुनमुन को झटक कर दूर करते हुए कहा, अरे पागल हो गए क्या? इस तरह मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो बेवकूफ? मुनमुन की तेज आवाज से आर्यन के कान बजने लगे थे। तो वही मुनमुन इस पर मासूमियत से बोला, माफ करिएगा मालिक, मुझे लगा कि ठंड के कारण आपके कान जम गए हैं, इसलिए आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, बस इसलिए थोड़ा चिल्लाकर बोल दिया। मेरे कान जमे नहीं बेवकूफ, मैं कुछ सोच रहा था। आर्यन कानों में उंगली डालकर कानों को झटकारते हुए बोला, हाँ तो हम कहां पर थे? वो मालिक, मैं कह रहा था आर्यनगर में आपको खतरा है, तो मैं मुनमुन सारा गणित बिठा लेने के बाद आर्यन को वहीं जंगल में कहीं रुकने का बोल खुद राजधानी जाकर चिन्निमा से मिलना चाहता था। मगर उसकी इस बात को बीच में ही काटते हुए आर्यन अब अपने शरीर को कसते हुए मुनमुन को आदेश सा देते हुए बोला, हाँ तो तुम मुझे आर्यनगर लेकर जाओगे? क्या क्या क्या? आर्यनगर? अरे नहीं। मुनमुन हैरान था। मालिक, वहां आप ये क्या बोल रहे हैं? मुनमुन के इस डर को भांपते हुए आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनमुन मेरे दोस्त, जितना कहा गया है उतना करो। पहले मुझे आर्यनगर लेकर चलो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे राजधानी से आने तक मैं इस जंगल में तुम्हारे कपड़े पहनकर रहूं? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे आर्यनगर में मेरे सैन्य मोर्चे से अपने कुछ कपड़े लेकर आने हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मुनमुन आर्यन की इस हंसी को जानता था। उसे पता था कि उसके मालिक के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है, और वो ये भी जानता था कि ऐसे में आर्यन को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। मगर फिर भी एक आखिरी बार कोशिश करते हुए मुनमुन बोला, मालिक, आपका शरीर भी ठीक नहीं है, और वहां दुष्यंत और उसके साथी सेनापति जी, उनकी बेटी लायला, किसी ने भी आपको देख लिया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुनमुन आपसे गुजारिश। गुजारिश बाद में करना मुनमुन। आर्यन ने अब अपने कंधे हवा में गोल गोल उचकाते हुए कहा, मुझे इस वक्त बस आर्यनगर जाना है। मुझे मेरे कपड़े चाहिए। तुम्हारे ढीले ढाले कपड़े मुझ पर कुछ जच नहीं रहे। मुनमुन बोल पाता कि कपड़े वो लेकर आ जाएगा, उससे पहले ही आर्यन ने अपनी गर्दन को दाएं बाएं चटकाते हुए कहा, और जब हम आर्यनगर चल ही रहे हैं तो फिर वहां कुछ लोग हैं जिनसे मुझे बस जरा जरा सी देर के लिए मिलना है। मुनमुन अब समझ चुका था कि आर्यन क्या करना चाहता है, और यह भी कि आर्यन उसकी एक नहीं सुनेगा। सो चुपचाप अब आर्यन को अपने शरीर पर ढकी शॉल ओढ़कर छुपाता हुआ मुनमुन बगैर कुछ बोले आगे बढ़ चला। पीछे चोटिल आर्यन शॉल में खुद का चेहरा ढकता हुआ धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। इधर जहां मुनमुन और आर्यन जंगल से होते हुए आर्यनगर की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं मुनमुन का साथी दरबान रेशम अब भी उसी लंबे घने पेड़ पर पत्तों के पीछे छुपा हुआ ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो अपने दोस्त मुनमुन को, जो कि अब तक बेशक उस नंगे भूत का शिकार हो गया होगा, उसे जंगल में ही छोड़कर अनजान बन आर्यनगर की ओर चला जाए, या वो अपने दोस्त के लिए जान दांव पर लगाकर फिर से जंगल में उस वीरान कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़े? कुछ भी हो, पर रेशम की आत्मा उसे इस तरह अपने इकलौते दोस्त को जंगल में छोड़कर जाने से झकझोर के रोक रही थी। पर जंगल के उस लाल भूत का सामना करना, वो भी तो मौत को न्योता देना जैसा था। इन्हीं सब जद्दोजहद में उलझा रेशम रह रहकर
जंगल की ओर देख रहा था कि काश मुनमुन हकलाता हुआ दौड़ता, भागता हुआ उस नंगे भूत से पीछा छुड़ाकर जिंदा वापस आ जाए। वहीं इधर मुनमुन अपने मालिक की जिद के आगे कुछ हारा सा कुछ चिढ़ा सा बगैर अपने मालिक आर्यन की तरफ पीछे देख आगे बढ़ रहा था। आर्यन हमेशा से ही इसी तरह जिद्दी था, पर इस बार कुछ था जो आर्यन में अलग था, और वो खूंखार भेड़िए 2 दिन तक कब्र में अधमरी हालत में पड़े रहने के बाद भी आर्यन का जिंदा बाहर निकल आना। सेवक मुनमुन के मन में कई सवाल थे, पर उन सब पर भारी उसके मन में एक खींच थी कि उसके लिए मालिक बगैर अपनी जान की परवाह किए आर्यनगर जा रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, और इसीलिए अपने मालिक से कुछ खफा सा हो उनके आगे आगे चलता मुनमुन बर्फ की जमी सफेद चादर में अपने चमड़ों के जूतों को गाड़ता उखाड़ता आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं आर्यन पर अब भी इस नई दुनिया की तासीर चढ़ना बाकी थी। अपने पिछले जन्म के, अपनी असल दुनिया के कई दृश्य उसके दिमाग में गोल गोल घूम रहे थे कि तभी उसके कानों में चीखती चिल्लाती खुशी से झूमती एक आवाज पड़ी, जो जंगल के बाहर खड़े एक ऊंचे से पेड़ से आ रही थी। यह आवाज रेशम की थी, जो अपने साथी मुनमुन को जिंदा लौटते देख खुशी से झूमता हुआ जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने लगा। मेरा दोस्त मुनमुन जिंदा है। ये मुनमुन मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कब से इस पेड़ पर बैठा इंतजार कर रहा था, एक सच्चे दोस्त की तरह। वो तुम्हें जाने कैसे दौड़ते हुए तुमसे थोड़ा आगे निकल गया, वरना उस नंगे भूत को तो मैं ऐसा मजा चखा था कि। रेशम ये सारी डींगे हाँकते हुए मुनमुन के गले लग ही रहा था कि तभी मुनमुन के पीछे से आती कदमों की एक और सरसराहट को सुन वो सन्न रह गया। उसने देखा काली शॉल में लिपटा एक शरीर, जिसकी खून से सनी आंखें शॉल से झांकती हुई उसे ही घूर रही थीं। रेशम हड़बड़ाया, ये तो वही भूत है, ये तो वही भूत है, भूत। अपने दोस्त मुनमुन के गले लगते रेशम की अब रुलाई निकल आई। हो ना हो इस भूत ने मुनमुन को भी अपने वश में कर लिया है, तभी तो दोनों साथ हैं। सोचते हुए रेशम मुनमुन से दूर खसकता हुआ चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोने लगा। मुनमुन मेरे भाई, ये क्या हो गया, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैं यही हूं, मुनमुन ने समझाना चाहा, पर रेशम जैसे मान चुका था कि ये मुनमुन असल मुनमुन नहीं, मुनमुन का हकलाता भूत है। वो चिल्लाता हुआ बोला, नहीं, देखो देखो मेरे पास मत आना, तुम जानते नहीं हो मैंने बाबा जी का नाम ले रखा है, भस्म हो जाओगे मेरे पास आते ही तुम। हाँ, कहते हुए रेशम बगैर समय गवाए पलटकर तेजी से आर्यनगर की ओर दौड़ पड़ा। मुनमुन चिल्लाया, अरे रुको रेशम। रेशम को रोकने मुनमुन भी उसके पीछे भागा। इधर चीखता चिल्लाता तेज तड़ाक रेशम आर्यनगर की ओर भागे और पीछे अपनी मटके सी तोन लिए मुनमुन उसका पीछा करे। रुक जाओ रेशम, ऐसा कुछ नहीं है, ठहरो। रेशम अगर गलती से भी इस तरह चीखता चिल्लाता आर्यनगर पहुंचकर कब्रिस्तान के बारे में बोल पड़ा, यानी समझो खेल खत्म था। ऐसे में क्या होगा आगे, कौन है ग्रीवा, उसकी कहीं दूसरी दुनिया वाली बात क्या है, क्या आर्यन का किसी और दुनिया से भी है संबंध, क्या रेशम मुनमुन के पकड़ने से पहले ही आर्यनगर पहुंच जाएगा, क्या सेनापति विक्रम सिंह को कभी असली सच का पता चल पाएगा। जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।